हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम लोग प्रायिकता संभाविता प्रोबेबिलिटी का थ्योरी अर्थात फार्मूला जितने भी सूत्र हैं उसको अच्छे तरीके से जानेंगे। यह जो है क्लास 8, 9, 10 और कंपटीशन सभी के लिए मोस्ट है। इसमें कोई निश्चित नहीं है कि ये फिक्स क्लास 10th के लिए ही है, 9th के लिए ही है, ये सभी के लिए काम आता है। इस सभी में इतना से पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी से सभी जितने भी तरह के एग्जाम है सभी में पूछे जाते हैं। इसलिए सभी अच्छे से जितने भी फार्मूला और थ्योरी हैं उसको अच्छे से एकदम समझ लें। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। प्रायिकता या संभाविता क्या है, पहले जानेंगे प्रायिकता के बारे में कि प्रायिकता है क्या, किसे कहते हैं। तो यह गणित की वह शाखा है, एक गणित की क्या है, शाखा है जिसमें संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं प्रायिकता या संभाविता। मतलब गणित के जिस शाखा के अंतर्गत संभावनाओं का अध्ययन किया जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायिकता या संभाविता। संभावना का मतलब कोई चीज़ होने का सूचना देना। जैसे आज वर्षा होगी, ये क्या है, संभावना कि हो भी सकती है वर्षा, नहीं भी हो सकती है, तो क्या एक संभावना है, इसी को क्या बोलेंगे, प्रायिकता। यह क्या एक प्रायिकता है। या कल हम पटना जाएंगे, यह भी एक क्या है, संभावना है, तो इसी को क्या बोलेंगे, प्रायिकता। जैसे आज हवा आएगी, आज हवा चलेगी, आज हम खाना खाएंगे, ये सभी जो क्या है, प्रायिकता है। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रायिकता को पूछेगा तो प्रायिकता है क्या, तो बोलेंगे गणित की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं प्रायिकता। क्या बोलते हैं, प्रायिकता। समझ में आ गया होगा। कोई पूछेगा संभावना क्या है, तो किसी चीज़ होने या नहीं होने, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, उसी को हम बोलते हैं संभावना। क्या, संभावना। हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, उसको बोलते हैं संभावना। चलिए समझ में आ गया होगा प्रायिकता क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। प्रायिकता का सिद्धांत का विकास, प्रायिकता सिद्धांत का विकास कब शुरू हुआ, प्रायिकता सिद्धांत का विकास कब से शुरू हो गया है। तो प्रायिकता सिद्धांत का विकास 17वीं से 18वीं सदी में हुआ था। प्रायिकता सिद्धांत का विकास कब हुआ था, 17वीं से 18वीं सदी के बीच में, 17वीं से 18वीं सदी के बीच में हुआ था। यह कैसे हुआ था, तो एक जुआरी ने घोड़ा रेस में लगातार हार रहे थे। मतलब उस समय 17वीं और 18वीं सदी में जुआरी घोड़ा रेस में लगातार क्या हो रहे थे, हार रहे थे। तो उसमें से एक जुआरी था सीवेलियर डिमरे। उन्होंने इस समस्या को लेकर उस समय के प्रसिद्ध गणितज्ञ पास्कल, गैलीलियो, फर्मेट के पास पहुंचा और इस समस्या को हल करने की क्रम में ही प्रायिकता सिद्धांत का जन्म हुआ। मतलब जुआरी जो था सीवेलियर डिमरे, वह जुआ में लगातार घोड़ा रेस में हार रहा था। तो वह सोचा कि हार क्यों हो रहा है लगातार, उसी समस्या को लेकर वहाँ उस समय के जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, कौन कौन, पास्कल थे, गैलीलियो थे, फर्मेट थे, उसके पास पहुँचा। तो इन सभी वैज्ञानिकों ने उसका हल निकाला, उस समस्या को हल निकालने का प्रयास किया, हल निकालना शुरू कर दिया। तभी से ही प्रायिकता सिद्धांत का विकास होना शुरू हो गया। तब से ही प्रायिकता सिद्धांत का विकास होना शुरू हो गया। तो पूछेगा प्रायिकता सिद्धांत का विकास कब हुआ था, 17वीं से 18वीं सदी में, 17वीं से 18वीं सदी में। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ जाते हैं। प्रायिकता सिद्धांत को समुच्चय सिद्धांत पर आधारित किसने किया था, कॉल्मो गौरव ने किए थे। प्रायिकता सिद्धांत को समुच्चय सिद्धांत पर आधारित किसने किए थे, कॉल्मो गौरव ने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इटालियन भौतिक शास्त्री एवं गणितज्ञ जे कार्डन ने प्रायिकता सिद्धांत के विषय पर पहली पुस्तक लिखी, जिसका नाम क्या था, द बुक्स ऑन गेम ऑफ चांस रखा। मतलब इटालियन भौतिक शास्त्री कौन थे एवं गणितज्ञ कौन थे, जे कार्डन ने प्रायिकता सिद्धांत के आधार पर एक विषय, मतलब एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम क्या था, द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस था। तो कहेगा द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस जो है किसने लिखा, तो किसने लिखे थे, जे कार्डन ने। इसमें किसका बात किया गया था, प्रायिकता सिद्धांत का। किसका, प्रायिकता सिद्धांत का।
चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से अच्छे से समझते जाइएगा। प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। प्रयोग क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसमें एक सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रयोग करते हैं। क्या बोलते हैं, प्रयोग करते हैं। मतलब एक सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रयोग बोलते हैं। जैसे एक पासा को उछालेंगे, एक सिक्का को क्या करेंगे, उछालेंगे। एक सिक्का को क्या करेंगे, उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 तक आएगा। तो ये क्या है, सुपरिभाषित परिणाम हुआ कि एक आया सुपरिभाषित है, 2 आया सुपरिभाषित है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रयोग। क्या बोलते हैं, प्रयोग। माने किसी भी प्रक्रिया को सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त हो जाएगा, उन्हें रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्रयोग। क्या बोलेंगे, प्रयोग। रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, प्रयोग। चलिए समझ में आ गया होगा। प्रयोग कोई पूछेगा एक्सपेरिमेंट क्या है, तो वह एक प्रक्रिया है जिसमें एक सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब भाई यादृच्छिक प्रयोग क्या है, यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट यह एक ऐसा प्रयोग है जिसके परिणाम के बारे में पहले घोषणा नहीं की जा सकती है। मतलब ऐसा प्रयोग जिसके परिणाम के बारे में पहले घोषणा नहीं करेंगे, रिजल्ट के बारे में पहले घोषणा नहीं करेंगे, नहीं किया जा सकता है, उसे बोलते हैं यादृच्छिक प्रयोग। क्या बोलते हैं, यादृच्छिक प्रयोग। क्या बोलते हैं, यादृच्छिक प्रयोग। जैसे एगो सिक्का उछालेंगे, एक सिक्का को क्या करेंगे, उछालेंगे तो उस पर हेड आएगा या टेल आएगा, ये हम पहले बता नहीं सकते, ये पहले बता नहीं सकते हैं। तो इसी प्रयोग को बोलते हैं यादृच्छिक प्रयोग। मतलब कोई भी परिणाम का पहले घोषणा नहीं किया जा सकता है कि क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। सिक्का उछालेंगे तो हेड आएगा, टेल आएगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग यादृच्छिक प्रयोग। क्या प्रयोग, यादृच्छिक प्रयोग। जैसे एक पासा फेंकेंगे, क्या फेंकेंगे, एक पासा फेंकेंगे तो इस पासे पर क्या आएगा, 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा, ये हम लोग नहीं बता सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं यादृच्छिक प्रयोग। कोई पूछेगा यादृच्छिक प्रयोग है क्या, तो बोलेंगे ऐसा प्रयोग जिसके परिणाम के बारे में पहले घोषणा नहीं किया जा सकता है उसे बोलेंगे यादृच्छिक प्रयोग। क्या प्रयोग है, यादृच्छिक प्रयोग। को पूछेगा कैसे, तो कहेंगे एक सिक्का है उसको उछालेंगे तो हेड आएगा टेल आएगा, हम पहले बता नहीं सकते हैं, इसी को बोलते हैं यादृच्छिक प्रयोग। एक पासा फेंकेंगे तो उस पासे पर क्या आएगा, 1 आएगा कि 2 आएगा 3 आएगा, ये हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं यादृच्छिक प्रयोग। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ जाते हैं। प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि इसको बोलते हैं सिंपल स्पेस। तो जब कोई प्रयोग किया जाता है तो उस प्रयोग से प्राप्त होने वाले सभी संभव परिणाम के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। मतलब एगो हम लोग प्रयोग करेंगे तो उस प्रयोग में जितने भी कुल संभव परिणाम प्राप्त होंगे, कुल संभव परिणाम प्राप्त होंगे उसे बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि। जैसे एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड या टेल, हेड या क्या आएगा, टेल। तो पूरा कितना हो गया, 2 गो हेड और टेल, कितना आ गया, 2 गो आ गया, तो इसको बोलेंगे प्रतिदर्श समष्टि। क्या बोलेंगे, प्रतिदर्श समष्टि। इसको दर्शाते किससे हैं, एस से। किसे दर्शाते हैं, एस से। प्रतिदर्श समष्टि के एस के अवयवों की संख्या एन से सूचित करते हैं। मतलब जिसमें उसमें जो भी संख्या रहेगा उसको किससे दर्शाते हैं, एन से। किससे, एन से। जैसे एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या क्या आएगा, हेड और टेल, हेड और क्या आएगा, टेल। तो प्रतिदर्श समष्टि मैंने कितने कुल संभव परिणाम है, 2, एगो हेड है एगो टेल संभव परिणाम है, तो कुल एन एस बराबर कह देगा, एन एस बराबर कितना हो जाएगा, 2। एन एस बराबर कितना हो जाएगा, 2। एक पासा फेंकेंगे, जैसे एक पासा हम लोग फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा, 1 से लेके कहाँ तक, 6 तक। तो कुल संभव परिणाम इसमें कितना हो गया, तो एन एस बराबर कितना हो जाएगा, 6। एन एस बराबर कितना हो जाएगा, 6। समझ में आ गया प्रतिदर्श समष्टि क्या है। तो जब कोई प्रयोग किया जाता है तो उस प्रयोग में प्राप्त होने वाले सब कुल संभव परिणाम को, कुल संभव परिणामों को ही बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। घटना क्या है, घटना। तो घटना क्या है, इसको बोलते हैं इवेंट, इवेंट। तो किसी भी प्रयोग में प्रत्येक परिणाम को घटना कहते हैं। कोई भी प्रयोग करते हैं तो उसमें जो भी प्रत्येक परिणाम माने हर एक परिणाम माने एक एक परिणाम को ही क्या बोलते हैं, घटना। जैसे एक सिक्का को उछालेंगे तो आएगा हेड या टेल, हेड या क्या आएगा, टेल। तो हेड एक क्या है, घटना है, टेल एक क्या है, घटना है। मतलब जो जो रहेगा प्रत्येक को माने हर एक को क्या बोलेंगे, घटना बोलेंगे। हेड एक क्या है, एक सिक्का उछालेंगे तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो हेड एक क्या है, घटना है, टेल एक क्या है, घटना है। जैसे एक पासा को उछालेंगे तो क्या क्या आएगा, 1 से लेके कितना आएगा, 6, 1 2 3 4 5 6 आएगा, इतना तक आ सकता है। तो एक क्या है, एक घटना है, 2 एक क्या है, एक घटना है, 3 एक क्या है, घटना है, 4 आएगा तो भी क्या है, एक घटना है। मैंने प्रत्येक को क्या बोलते हैं, परिणाम को क्या बोलेंगे, घटना। समझ में आ गया हो, घटना। घटना क्या है, मैंने प्रत्येक परिणाम को ही क्या बोलेंगे, घटना। प्रयोग करेंगे तो प्रत्येक परिणाम को क्या बोलेंगे, घटना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अनुभाविक प्रयोग, अनुभाविक या प्रायोगिक प्रायिकता, अनुभाविक या प्रायोगिक प्रायोगिकता।
तो प्रयोग के द्वारा माने कोई हम लोग प्रयोग करेंगे उसके द्वारा अनुभव के आधार पर प्राप्त होने वाली प्रायिकता को बोलते हैं अनुभाविक प्रायिकता। अनुभाविक प्रायिकता, पहले प्रयोग करेंगे फिर अनुभव के आधार पर जो भी प्रायिकता हमें प्राप्त होगी उसी को बोलेंगे अनुभाविक प्रायिकता। अनुभाविक प्रायिकता जैसे में घटना ई के अनुभाविक प्रायिकता, माने घटना यहाँ पर क्या है ई के अनुभाविक प्रायिकता। तो अनुभाविक प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो घटना ई के घटित होने वाले घटनाओं की संख्या, मतलब घटना ई कै वो घटित होता है उसकी संख्या और बटे कुल अभिप्रयोगों की संख्या, कुल अभिप्रयोगों की संख्या। मतलब कहेगा अनुभाविक प्रायिकता का सूत्र क्या होगा, अनुभाविक प्रायिकता का सूत्र क्या होगा। तो घटना यहाँ पर ई की पूछ रहा है तो घटना ई की पूछेगा, समझ जाएंगे घटना ई के घटित होने की घटनाओं की संख्या और बटे कुल प्रयोगों की संख्या, कुल प्रयोगों की संख्या माने पी बराबर एन ई बटे एन एस, पी बराबर एन ई बटे एन एस। मतलब जिसकी प्रायिकता पूछेगा उसको रखेंगे ऊपर, उसकी घटित होने की संख्या को कहाँ रखेंगे ऊपर, कुल को कहाँ रखेगा नीचे, कुल को कहाँ रखेगा नीचे। जब भी जिसकी प्रायिकता पूछ देगा, जिसकी प्रायिकता पूछेगा, एकदम ध्यान समझना यहाँ पर, जिसकी प्रायिकता पूछेगा उसके घटित होने की संख्या को कहाँ रखेगा ऊपर। जैसे ए की प्रायिकता पूछेगा, किसका प्रायिकता पूछेगा ए की प्रायिकता बताइए, तो ए के घटित होने की संख्या को ऊपर कहाँ रखेंगे ऊपर और कुल को कहाँ रखेंगे नीचे। तो ए के घटित होने की संख्या किस दर्शाएंगे, तो एन ई से, किससे एन ई से, और कुल के क्या हो जाएगा तो एन एस हो जाएगा, कुल क्या हो जाएगा एन एस हो जाएगा। तो जब भी हमसे कोई पूछ देगा प्रायिकता, तो जिसकी प्रायिकता पूछेगा उसकी संख्या को कहाँ रखेगा, उससे घटित होने की संख्या को कहाँ रखेगा ऊपर में, कुल को कहाँ रखेगा नीचे में। प्रायिकता बराबर अगर यहाँ ए कह दिया तो हो जाएगा यहाँ देखिए पी ए बराबर हो जाएगा तो एन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन ए बटे एन एस, एन ए बटे एन एस। मतलब जिसकी प्रायिकता पूछेगा उसकी प्रायिकता को संख्या को ऊपर में, कुल को कहाँ रखेंगे नीचे में। यहाँ पी ई पूछा है तो पी ई बराबर हो जाएगा एन ई बटे एन एस। अगर मान चलिए यहाँ पर पूछ देता पी और पूछ देता बी, पी और बी क्या क्या पूछता पी बी की प्रायिकता बने, बी की प्रायिकता पूछता तो क्या कहते हैं एन बी बटे एन एस। मतलब एन के बी के घटित होने की संख्या बटे कुल प्रयोगों की संख्या। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब प्रायिकता का मान जो होता है 0 और 1 के बीच होता है। प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है। प्रायिकता का मान जो होता है ये 0 और 1 के बीच होता है। 0 के बराबर भी हो सकता है, प्रायिकता का मान 0 के बराबर भी हो सकता है और 1 से बड़ी भी हो सकती है। प्रायिकता का मान जो होता है 0 के बराबर या 1 से क्या होती है बड़ी होती है, या 1 के बराबर या 1 से क्या होती है छोटी होती है। 1 से बराबर या 1 से क्या होती है छोटी होती है। मतलब कभी भी प्रायिकता 0 से छोटी नहीं होती है, कभी भी प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं होता है और 1 से बड़ा भी नहीं होता है। कोई पूछ दिया कि प्रायिकता का मान नहीं होता है, समझ जाएंगे कि 0 से छोटा नहीं होता है और 1 से बड़ा भी नहीं होता है। प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं होता है और 1 से बड़ा नहीं होता है। तो होता क्या है, तो 0 और 1 के बीच होता है। 0 हो सकता है या 1 भी हो सकता है, या 0 और 1 के बीच होगा। कोई जब भी हमसे पूछेगा प्रायिकता का मान होता है तो समझ जाएंगे प्रायिकता का मान कहाँ से होता है, तो 0 और 1 के बीच। 0 और 1 के बीच 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, लेकिन 0 और 1 के बीच भी हो सकता है। लेकिन 0 से छोटा कभी भी नहीं होता। 0 छोटा कहने का मतलब माइनस में कभी भी नहीं होता है, और 1 से बड़ा कहने का मतलब समझना है कि 2 3 4 5 6 7 8 ये सब कभी नहीं होता है। चलिए समझ में आ गया होगा। और इसमें देखिए इस सूत्र जो है पी का मतलब प्रायिकता ई के, मैंने इसका मान देखिए तो यहाँ देखिए इसको अलग अलग कर रहे हैं तब समझ आएगा। 0 है पी ई ग्रेटर देन इक्वल देन मैंने पी ई है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, मैंने प्रायिकता का मान देख लीजिए, प्रायिकता का मान 0 से क्या है, इसका मतलब क्या है बड़ा, इसका मतलब क्या है बड़ा। मैंने प्रायिकता का मान बड़ा है किससे 0 से, इसका मतलब होता है बराबर, इसका मतलब क्या होता है बराबर। मैंने प्रायिकता का मान जो है 0 के से बड़ा है और क्या है बराबर है, 0 से बड़ा है और क्या है बराबर है। ये सिंबल एकदम ध्यान में रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा था इनमें से कौन सही है, इनमें से कथन कौन सा सही है। तो प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से क्या होती है बड़ी। और आगे देखिए इसमें दिखा है पी और ई, इधर देखा है लेस देन 1 इक्वल देन 1, लेस देन 1 और इक्वल देन 1। मैंने प्रायिकता का जो है कम है, प्रायिकता का मान क्या है लेस देन मतलब छोटा होता है किससे, तो 1 से, किससे 1 से, या क्या होता है बराबर होता है। मैंने प्रायिकता का मान 1 से छोटा होता है या 1 के क्या होता है बराबर होता है, इसका यही मतलब कहने का मतलब है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रायिकता का न्यूनतम मान, न्यूनतम मतलब कहेगा सबसे कम मान कितना होता है 0। न्यूनतम मान कहने का मतलब सबसे कम मान कितना होता है 0, और अधिकतम मान कहेगा तो कितना होता है 1। प्रायिकता का न्यूनतम मान कहेगा तो 0 और अधिकतम मान कहेगा तो कितना होता है 1। अधिकतम मान कहेगा तो कितना होगा 1। समझ में आ गया। न्यूनतम कहेगा तो 0 और अधिकतम कहेगा तो कितना 1, और प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ जाते हैं। प्रायिकता
किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योगफल कितना होता है? एक। माने जितने भी प्रायिकता होते हैं उसके जोड़ देंगे तो उसका योगफल कितना आएगा? एक आएगा। योगफल कितना है? एक आएगा। किसी प्रयोग के माने कोई प्रयोग रहेगा उसके जितने भी तरह के प्रयोग प्रायिकता हो गए उसके जब जोड़ेंगे तो उसका योगफल कितना आएगा? एक आएगा। उसका योगफल कितना आता है? एक आता है। मतलब किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योगफल कितना आता है? एक आता है। कितना आता है? एक आता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। असंभव घटना। असंभव घटना। असंभव घटना माने इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट तो वह घटना जो कभी घटित नहीं होगी, वह घटना जो कभी घटित नहीं होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? असंभव घटना। तो जो कभी घटित हो ही नहीं सकता उसको क्या बोलेंगे? असंभव घटना। तो वह घटना जो कभी घटित नहीं हो सकता, कभी घटित नहीं हो सकता उसको क्या बोलेंगे? असंभव घटना। क्या बोलेंगे? असंभव घटना। जैसे एक पासा को फेंकेंगे, एक पासा को क्या करेंगे? उछालेंगे तो 7 आने की घटना ये क्या है? असंभव घटना है। क्योंकि एक पासा को फेंकेंगे तो कहाँ तक आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। कभी भी 7 नहीं आ सकता है क्योंकि पासावर कहाँ तक रहता है? 6 तक ही अंकित रहता है। तो एक 7 आना के क्या है? असंभव घटना। क्या है? असंभव घटना। तो कोई पूछेगा असंभव घटना क्या है तो बोलेंगे वह घटना जो कभी घटित नहीं हो सकती, माने जो कभी घटता नहीं है उसे बोलते हैं असंभव घटना। कोई पूछेगा कैसे तो बोलेंगे एक पासा को फेंकेंगे तो उस पर क्या कभी 8 आएगा? एक पासा को फेंकेंगे तो कभी 8 आएगा? तो 8 नहीं आएगा क्योंकि 6 तक तो रहबे करता है। तो 8 कहाँ से आएगा? तो 8 आना माने एक पासा को उछालने पर 8 आना क्या संभव घटना? क्या असंभव घटना? तो बोलेंगे असंभव घटना क्योंकि 8 उस पर अंकित रहबे नहीं करता है तो 8 कहाँ से आएगा? समझ में आ गया होगा। तो पूछेगा असंभव घटना क्या है तो बोलेंगे वह घटना जो कभी घटित नहीं हो सकता है, कभी घटित नहीं हो सकता उसको हम क्या बोलेंगे? असंभव घटना। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। एग्जाम के लिए मोस्ट भी है, बार बार पूछता है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? 0 होता है। एग्जाम में बार बार पूछता है कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है तो बोलेंगे 0। असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? 0। अर्थात पी असंभव घटना। पी क्या है? असंभव घटना यानी प्रायिकता कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। संभव या निश्चित या निर्धारित घटना जिसको बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। इसको बोलते हैं पॉसिबल बोल भी सकते हैं। पॉसिबल इम्पॉसिबल मैंने असंभव, तो पॉसिबल मैंने संभव। तो संभव निश्चित या निर्धारित घटना क्या है? तो जो घटना घटित हो, जो घटना हमेशा घटित होगा उसे बोलेंगे संभव घटना। जो घटना हमेशा घटित होगा उसे क्या बोलेंगे? संभव घटना। जो घटना हमेशा घटित होगा उसे क्या बोलेंगे? संभव घटना। क्या बोलेंगे? संभव घटना। जैसे एक पासा को फेंकेंगे, एक पासा को क्या करेंगे? उछालेंगे या फेंकेंगे तो कहेगा 4 आने की प्रति 4 आना क्या एक संभव घटना है या नहीं है? तो बोलेंगे 4 आएगा क्योंकि एक पासा को पहुँचेंगे तो 1 से लेकर कहाँ तक रहता है? 6 तक। तो 4 नहीं आएगा तो आएगा। कहेगा एक पासा को फेंकेंगे तो 2 आना क्या एक संभव घटना? क्या असंभव घटना? बोलेंगे 2 आएगा तो बोलेंगे क्या संभव घटना? 2 आना ही आना है। तो कहेगा संभव घटना क्या है? तो वह घटना जो हमेशा घटित होगा, हमेशा घटित होगा उसे बोलते हैं संभव घटना। क्या बोलते हैं? संभव घटना। तो पूछेगा कैसे? तो कहेंगे एक पासा को फेंकेंगे तो क्या 4 आ सकता है? तो बोलेंगे हाँ 4 आ सकता है। तो जो आएगा उसे बोलते हैं हम लोग संभव घटना। क्या बोलते हैं? संभव घटना। और जो नहीं आएगा उसे बोलेंगे असंभव घटना। तो संभव घटना की प्रायिकता का तहत कितना होता है? 1। संभव या निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है संभव या निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। संभव या निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। यानी पी संभव या निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। चलिए समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। पूरक घटना, इसको एकदम ध्यान समझिएगा। एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पूरक घटना, कंप्लीमेंट्री इवेंट, पूरक घटना। तो वह घटना जो उस घटना के उल्टा हो, यानी किसी घटना के उल्टा होता है उसे बोलते हैं पूरक घटना। क्या बोलते हैं? पूरक घटना। किसी घटना के उल्टा होता है उसे क्या बोलते हैं? पूरक घटना। या वैसा घटना जो उस घटना से बाहर होता है, वह घटना जो उस घटना से क्या होता है? बाहर होता है उसे बोलते हैं पूरक घटना। क्या बोलते हैं? पूरक घटना। इसको किससे दर्शाते हैं? तो ई नहीं से, ई नहीं से या ई डैश से या ई वार से या ई सी से सूचित किया जाता है। इसी से क्या बोलते हैं? सूचित किया जाता है। मतलब पूरक जो घटना है एक दूसरे क्या होता है? उल्टा होता है। वो पूरक घटना जो होता है एक दूसरे क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। जैसे कहेगा सत्य का पूरक घटना क्या है? तो असत्य। सत्य का पूरक घटना क्या है? असत्य। हार का पूरक घटना क्या है? जीत। पी पीई का पूरक घटना क्या है? पीई नहीं। पीई का पूरक घटना क्या है? पीई नहीं। पीई नहीं। समझ में आ गया होगा। पूरक घटना क्या है? पूरक घटना मतलब समझ जाना है कि घटना किसी घटना के जस्ट उल्टा होना, किसी घटना के जस्ट क्या होना? उल्टा होना क्या होता है? पूरक घटना। एक दूसरे क्या होता है? पूरक घटना होता है। जैसे कहेगा सत्य का पूरक घटना क्या है? तो असत्य। या असत्य का पूरक घटना क्या है? सत्य।
समझ में आ गया। पूरा घटना क्या है, उसको दर्शाते किससे हैं, तो ई नहीं से, ई सी से, ई सी से, ई डैश से, ई बार से। चलिए इसमें और रिलेटेड समझते हैं। इसमें कुछ और है जो आप लोग एग्जाम में इससे बार बार पूछता है। घटित होने की घटना की प्रायिकता पी, घटित होने की प्रायिकता चलिए आगे बढ़ते हैं। घटित होने की घटना की प्रायिकता पी, घटित होने वाले घटना की प्रायिकता पी, घटित नहीं होने वाले घटना की प्रायिकता पी नहीं। एक दूसरे का पूरा घटना होता है, एक दूसरे का क्या होता है, पूरा घटना होता है, और उनका योगफल कितना होता है, एक होता है। यानी घटित होने की घटना की प्रायिकता, घटित होने वाले घटना की प्रायिकता और घटित नहीं होने वाले घटना की प्रायिकता का योगफल कितना होता है, एक होता है। योगफल कितना होता है, एक होता है। मतलब पी प्लस पी नहीं बराबर कितना, एक। पी प्लस पी नहीं बराबर कितना, एक। या पी प्लस पी ई वार बराबर कितना, एक। या पी प्लस पी डैश बराबर कितना होता है, एक। एग्जाम में बार बार इससे पूछा जाता है, इससे रिलेटेड बार बार एक पूछा जाता है। यदि हम लोग से पता देगा घटित होने की घटना की प्रायिकता पी है, घटित होने वाली घटना की प्रायिकता क्या है, पी है, तो घटित नहीं होने वाली घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो एक में क्या करेंगे, उसको घटा देंगे, क्योंकि घटित होने की घटना की प्रायिकता दिली है पी। हमसे पूछ रहा है घटित नहीं होने की घटना की प्रायिकता, मैंने इसका पूछ रहा है, पी नहीं पूछ रहा है, तो इधर इसको निकालना, इसको ही रखेंगे, बाकी सबको इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, वन माइनस क्या हो जाएगा, पी। मतलब घटित होने की प्रायिकता दिल रहेगा और घटित नहीं होने की प्रायिकता पूछेगा, तो एक में क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर यही पूछ देता हम लोग से घटित नहीं होने की प्रायिकता अगर पी कहता, नहीं की प्रायिकता पी, तो घटित होने की प्रायिकता एक में से क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। चलिए तो घटित समझ में आ गया होगा। घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकता का योगफल कितना होता है, एक होता है। या पी ई प्लस पी ई नहीं, डायरेक्ट यही पूछ देता है, पी ई प्लस पी ई नहीं बराबर कितना, तो एक। या पी ई प्लस पी ई बार बराबर कितना, एक। या पी ई प्लस पी ई डैश बराबर कितना, एक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब एन सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या का सूत्र क्या होता है, कुल संभव परिणामों की संख्या का सूत्र क्या होता है, 2n², एन 2n के पावर 2n 2 के पावर n, 2 के पावर कितना, n। मतलब एक सिक्का उछालेंगे, एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो n का मान कितना हो जाएगा, एक। मतलब एक सिक्का को उछालेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, एक। मतलब कितना आएगा, 2। माने कुल सम परिणाम कितना आएंगे, 2 आएंगे। अगर 2 सिक्का उछालेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2। माने कुल सम परिणाम कितना आ जाएगा, 4। अगर उसी तरह से 3 सिक्का उछालेंगे, कई सिक्का उछालेंगे, 3 सिक्का तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3। मतलब 2 के पावर 3 मतलब कितना, 8। माने कुल सम परिणाम कितना हो जाएगा, 8। मतलब जय सिक्का कहेगा, जय सिक्का उछालेंगे तय पावर चढ़ा देना है। अगर 10 सिक्का कहेगा कि 10 सिक्का को उछाल रहे हैं तो कुल सम परिणाम, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 10। 2 के पावर कितना हो जाएगा, 10। तो उसी तरह से n सिक्का को उछालने का कुल सम परिणाम कितना हो जाएगा, 2 के पावर कितना, n। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। उसी तरह से पासा को, n पासा को फेंकने पर कुल सम परिणाम, तो एक पासा को फेंकेगा तो कई सम परिणाम होगा, तो 6 गो, तो कितना हो जाएगा, 6 के पावर कितना, 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 2 को पासा फेंक दें तो कितना था, 36 गो, तो 6 के पावर कितना करेंगे, 2, तो हो जाएगा कितना, 36। उसी तरह से 3 पासा फेंकेंगे तो 6 के पावर कितना हो जाएगा, 3। मतलब जय पासा फेंकेंगे, जय कुल सम परिणाम पूछेगा उसका उतना पावर कर देंगे, मैंने 6 के पावर उतना कर देंगे। पासा को फेंकेंगे तो 6 के पावर हो जाएगा, सिक्का को फेंकेंगे तो 2 के पावर हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग को कह देगा 10 पासा फेंक रहे हैं, क्या पासा फेंक रहे हैं, 10 पासा, 6 के पावर कितना हो जाएगा, 10। 6 के पावर कितना हो जाएगा, 10। मैंने कुल सम परिणाम बराबर कितना हो जाएगा, 6 के पावर 10। समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गड्डी, ताश की गड्डी संबंधित, ताश की गड्डी से संबंधित है, किससे है, ताश की गड्डी से संबंधित। ताश की गड्डी में, एक ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते। एक ताश की गड्डी में कै पत्ता होता है, 52 पत्ता होता है। और जो पत्ता होता है कै समूह में बटा रहता है, 4 समूह में। कै समूह में बटा रहता है, 4 समूह में। कोई पूछेगा एक ताश की गड्डी में कै पत्ता होता है, तो 52 पत्ता। वो पत्ता जो होता है कै समूह में बटा रहता है, 4 समूह में। कितने समूह में बटा रहता है, 4 समूह में। और जो प्रत्येक समूह 4 समूह तो बटा रहता है, लेकिन जो प्रत्येक समूह में रहता है उसमें कै कै पत्ता रहता है, 13 पत्ते रहते हैं। मैंने हर एक समूह में 13 पत्ते रहते हैं। मैंने एक समूह में 13 पत्ते, फिर एक समूह में 13 पत्ते। उसी तरह से 4 समूह करेगा तो 13 चौके 52 पत्ते हो जाएगा। और वो 4 समूह में कौन कौन, मैंने 4 समूह में बांटा रहता है, तो 4 समूह में कौन कौन, मैंने किसका नाम क्या क्या रहता है, तो हुकुम या कालापान, हुकुम या क्या कहते हैं, कालापान। पहला क्या होगा, हुकुम या कालापान। दूसरा हो जाएगा चीड़ी, दूसरा क्या हो जाएगा, चीड़ी। तीसरा हो जाएगा पान या लालपान, पान या लालपान। चौथा क्या हो जाएगा, ईट। चौथा क्या हो जाएगा, ईट। चौथा क्या हो जाएगा, ईट। जो 4 समूह में बटा रहता है, कोई रहता है, हुकुम या काला पान, दूसरा चीड़ी, तीसरा क्या हो जाएगा, पान या लाल पान, चौथा क्या हो जाएगा, ईट। समझ में आ गया होगा। कोई पूछेगा कि ताश की गड्डी में कितने पत्ते, 52।
कै भागों में बटल रहता है, कैसे में बटल रहता है, 4 समूह में। कहेगा 4 समूह का नाम बोल दो, क्या क्या है, तो बोलेंगे हुकुम या कालापन, दूसरा हो जाएगा चीड़ी, तीसरा हो जाएगा पानी या लालपन, चौथा हो जाएगा ईंट। और कहेगा 4 समूह जो बटल रहता है उसमें कै कै पत्ता रहता है, प्रत्येक समूह में कै कै पत्ता रहता है, 13 पत्ता, कै कै पत्ता, 13 पत्ते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हुकुम या कालापन, हुकुम या कालापन तथा चिड़ी, हुकुम या कालापन, हुकुम को ही बोलते हैं कालापन, तथा चिड़ी का रंग कैसा होता है, काला होता है। हुकुम या कालापन उसी को कहते हैं, तथा चिड़ी का रंग कैसा होता है, कैसा होता है, काला रंग का होता है। कैसा रंग का होता है, काला रंग का होता है। और दोनों कितना कितना पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। 13 को रहता है हुकुम और 13 को क्या रहता है, चिड़ी। 13 को क्या रहता है, चिड़ी। तो कहेगा इस प्रकार से कुल काले रंग के पत्तों से कितना हो जाएगा, 26, क्योंकि 26 को रहता है का हुकुम या कालापन, 13 को रहता है कौन, तो 13 को रहता है कितना, चिड़ी। इन दोनों को का रंग कैसा होता है, काला। 13 को काला यहाँ, 13 को काला यहाँ, 13 को काला हो जाएगा हुकुम और 13 को हो जाएगा चिड़ी, तो कितना हो जाएगा, 26। कुल कहेगा काले रंग के पत्तों की संख्या कितना, 26। कुल काले रंग के पत्तों की संख्या कितना हो जाएगा, 26। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में इतना आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहेगा पान या लाल पान, इसी को बोलते हैं, पान को ही बोलते हैं लाल पान, या ईंट, क्या बोलते हैं, ईंट का रंग कैसा होता है, लाल रंग का होता है। कैसा रंग का होता है, लाल रंग का होता है। अब प्रत्येक पत्ते में 13 पत्ते होते हैं, 13 को होता है कोई चीज लाल, 13 को क्या होता है, ईंट। 13 को लाल, 13 को पान रहेगा, 13 को क्या रहेगा, ईंट रहेगा। अब पान और ईंट का रंग कैसा होता है, लाल रंग का होता है। तो कहेगा कुल लाल रंग के पत्तों की संख्या कितना हो जाएगा, 26। कितना हो जाएगा, 26। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कहेगा प्रत्येक समूह 13 पत्ते इस प्रकार होते हैं, प्रत्येक समूह में 13 जो पत्ते होते हैं वो कौन कौन पत्ता होता है, तो पहला क्या होता है, इक्का। पहला क्या होता है, इक्का, इसे बोलते हैं मुन्ना। दूसरा क्या है, बादशाह। दूसरा क्या है, बादशाह। फिर क्या है, बेगम। फिर क्या है, गुलाम। फिर क्या है, गुलाम। फिर दहला, नहला, अट्ठा, सत्ता, छक्का, पंजा, चौवा, तिग्गी, दुग्गी। देख लीजिए मिला के 13 पत्ते इस प्रकार से, 13 पत्ते हो गया होगा। इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, यहाँ हो गया क्या वो, 1 2 3 4 गो ही हो गया। और उसके बाद इधर देखिएगा 9 गो रहेगा, 10 से लेके 2 तक की जगह तो कई गो रहेगा, 9 गो। तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इस प्रकार से समझना है। और इक्का प्रत्येक प्रत्येक की संख्या कितनी होती है, 4 4 होती है। इक्का की संख्या कितना होता है, 4। सब कितना कितना होता है, 4 4 होता है। इक्का 4 गो हो जाएगा, बादशाह 4 गो हो जाएगा, बेगम 4 गो हो जाएगा, गुलाम 4 गो हो जाएगा, दहला 4 गो हो जाएगा, नहला 4 गो हो जाएगा, अट्ठा 4 गो हो जाएगा, सत्ता 4 गो हो जाएगा, छक्का 4 हो जाएगा, पंजा 4 गो हो जाएगा, चौवा 4 गो हो जाएगा, तिग्गी 4 गो हो जाएगी, और दुग्गी भी 4 गो हो जाएगी। सब कितना कितना रहता है, 4 4 रहता है। कितना रहता है, 4 4 रहता है। और उसमें से पूछेगा 4 4 गो तो रहता है, जेकरे में 2 2 गो काला रंग का रहता है। 2 गो काला रंग का रहेगा इक्का, 2 गो काला रंग का क्या रहेगा, इक्का, और 2 गो लाल रंग का क्या रहेगा, इक्का। कोई पूछेगा इक्का की संख्या कितना, तो बोलेंगे 4। कोई कहेगा उसमें से काला रंग का इक्का कई गो, तो 2 गो, लाल रंग का इक्का कई गो, 2 गो। 2 गो लाल रहता है सब, और 2 गो क्या रहता है, काला। 4 4 गो तो रहता है, लेकिन 2 गो काला रहता है, 2 गो क्या रहता है, लाल रहता है। सब 2 गो काला और सब 2 2 क्या रहता है, लाल रहता है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। कोई पूछेगा दहला जो रहता है, पूरा दहला कई गो, दहला का कहेगा दहला जो रहता है कई गो रहता है, पता है, दहला का संख्या कितना रहती है, 4। कितना रहता है, 4। दहला कहेगा कई पत्ता रहता है, 4 गो। जेकरे में से कहेगा लाल रंग का कई गो रहता है, 2 गो। काला रंग कई गो रहेगा, 2 गो। 2 गो काला रहता है, 2 गो लाल रहता है। 4 गो तो रहेगा, लेकिन 2 गो काला, 2 गो क्या रहेगा, लाल रहेगा। कोई भी रहेगा कि जिसका संख्या पूछेगा समझेंगे वो 4 गो रहता है, लेकिन 2 गो काला, 2 गो लाल रहता है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। और एक चीज़ इसमें समझ जाइएगा। कहेगा दहला जो रहता है कई गो, 4 गो। दहला कई गो रहता है, 4 गो। लेकिन इसमें पूछेगा कि 4 गो तो दहला रहता है, उसमें कहेगा चिड़ी कई गो रहता है। इसमें 4 गो तो रहता है, जेकरे में रहता है एगो, एगो रहता है। ध्यान देखिए, एगो कुछ रहेगा पान, या उसे बोलते हैं लाल पान। एगो क्या रहेगा, पान या लाल पान। एगो क्या रहेगा, पान या लाल पान। 4 4 गो तो रहता है, उसमें 4 4 गो रहता है, जेकरे में से एगो रहेगा हुकुम। एगो क्या रहेगा उसमें, हुकुम। एगो रहेगा चिड़ी, और एगो रहेगा पान, और एगो रहेगा ईंट। एगो क्या रहेगा, ईंट। कहेगा कितना कहेगा, ईंट। तो हमसे अगर पूछ देगा कि दहला की पत्ता की संख्या तो 4, लेकिन पूछेगा कि हुकुम का दहला कई गो, तो हुकुम का दहला कई गो हो जाएगा, एगो। हुकुम का दहला कई हो जाएगा, एगो। कहेगा चिड़ी का दहला कई गो, तो एगो। कहेगा पान का दहला कई गो, तो एगो। ईंट का दहला कई गो, एगो। सब कितना कितना रहता है, एक गो सब रहता है। कौन कौन,
हुकुम, चिड़ी, पान और ईंट सब कितना कितना रहता है, एक एक रहता है। इसमें समझ में आ गया होगा। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर हम लोग से पूछ देगा बेगम, क्या पूछेगा, बेगम, कहेगा बेगम की संख्या कितनी होती है, 4, बेगम संख्या कितना होता है, 4। जिक्र में कहेगा बेगम जो रहता है, हुकुम का बेगम कई गो रहता है, तो एगो। कहेगा चिड़ी का बेगम कई गो रहता है, तो एगो। कहेगा पान का बेगम कई गो रहता है, एगो। अब कहेगा ईंट का बेगम कई गो रहता है, एगो। मैंने सब कितना कितना रहता है, एक गो रहता है। जिक्र में से दूगो क्या हो जाएगा, लाल, और दूगो क्या हो जाएगा, काला। दूगो लाल और दूगो क्या हो जाएगा, काला। अब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब तस्वीर वाला पत्ता या फेस कार्ड, तस्वीर वाला पत्ता को क्या बोलते हैं, फेस कार्ड, माने चित्र वाला पत्ता, इसे बोलते हैं चित्र वाला पत्ता, चित्र वाला पत्ता। तो बादशाह बेगम गुलाम, बादशाह बेगम गुलाम को बोलते हैं फेस कार्ड, माने तस्वीर वाला पत्ता बोलते हैं। बादशाह बेगम गुलाम को क्या बोलते हैं, फेस कार्ड, तस्वीर वाला पत्ता बोलते हैं। माने उसमें चित्र रहता है, चित्र मतलब समझते हैं देखे वाला रहता है, क्या रहता है, देखने वाला रहता है, चित्र वाला पत्ता रहता है। तो कहेगा बादशाह बेगम गुलाम को क्या बोलते हैं, फेस कार्ड, फेस कार्ड क्या होते हैं, फेस कार्ड। तो बादशाह की संख्या कितनी होती है, 4, बेगम की संख्या कितनी होती है, 4, और गुलाम की संख्या भी कितनी होती है, 4। तो कहेगा कुल फेस कार्ड संख्या कितना हो जाएगा, तो 4, तो ये कितना हो जाएगा, 12, 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा, 12। कुल फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है, 12। कहेगा कुल पत्र की संख्या कितना होती है, 52, कुल पत्र की संख्या कितना होती है, 52, जिसमें फेस कार्ड कितना है, 12। तो कहेगा बिना फेस कार्ड कितना रहेगा, तो 52 में से क्या करेंगे, 12 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना आएगा, 40। तो कहेगा बिना फेस कार्ड की संख्या कितना हो जाएगी, 40 हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहेगा काला रंग का फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बताइएगा फेस कार्ड की संख्या कितना होता है, 12, फेस कार्ड की संख्या कितना होता है, 12। और इतना ध्यान में रखना है कि जितना संख्या रहेगा उसका आधा काला रहेगा, आधा का आधा क्या रहेगा, लाल रहेगा। तो 6 रंग का रहता है। जैसे एग्जाम्पल में और समझते हैं, 4 गो रहता है बादशाह, 4 गो रहता है बेगम, और 4 गो क्या रहता है, गुलाम। जिक्र में बताए थे, पहले ही बता चुके हैं कि आधा माने 2 गो रहता है काला रंग का, 2 गो रहता है लाल रंग का, माने 2 गो काला रंग का रहेगा, 2 गो लाल रंग का ये भी रहेगा, और 2 गो ये भी काला रंग का, ये भी लाल रंग का, 2 गो ये भी काला रंग का, 2 गो ये भी लाल रंग का। मैंने लाल रंग का पूछेगा तो क्या हो जाए, 2 2 4, 4 2 कितना हो जाएगा, 6। मतलब फेस कार्ड की संख्या पूछेगा काला रंग का तो कितना हो जाएगा, 6। लाल रंग का पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 6। फेस कार्ड की संख्या पूछेगा लाल रंग का काला रंग का तो कितना हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा। चलिए, लेकिन अगर वही हमसे पूछ देगा बिना फेस कार्ड, बिना फेस काला रंग के बिना फेस कार्ड की संख्या, अगर हमसे वही पूछ देगा तो फेस बिना फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है, 40। बिना फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है, 40। जिसमें में आधा क्या रहेगा, काला, आधा क्या रहेगा, लाल। तो 10 कह दे हम लोगों से, कह देगा काला रंग का बिना फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है, 20। काला कहेगा लाल रंग का बिना फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है, 20। चलिए, यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग से कह देगा कम से कम कहने का अर्थ क्या होता है, मैंने कम से कम कह देगा उसका अर्थ क्या होता है, जितना कहेगा उतना, या उतना से क्या होता है, अधिक। जैसे आप लोग कोई पार्टी में गए, कह देगा कि कम से कम तुम 2 रसगुल्ला खाना, कम से कम कै रसगुल्ला खाना, 2 रसगुल्ला। तो उसका कहने का मतलब है कि 2 रसगुल्ला खाना, या उससे क्या खाना, अधिक भी खाना, मतलब 3 भी खा सकता है, 4 भी खा सकता है, लेकिन कम से कम कै गो खाना है, 2 गो खाना है। कम से कम कै गो खाना है, 2 गो खाना है। 2 गो से कम तुमको नहीं खाना है, यही है कम से कम कह देगा, समझेंगे। कम से कम कह देगा तो समझ जाएंगे जितना कहेगा उतना, या उतना से क्या होता है, अधिक। कम से कम कहने का मतलब समझना कि उसका अर्थ क्या होता है, जितना कहेगा उतना, उतना से क्या होता है, अधिक। समझ में आ गया होगा, कम से कम कहेगा तो। अगर उसी तरह से हमसे कह देगा अधिक से अधिक, अधिक से अधिक कहेगा तो जब समझ जाएंगे जितना कहेगा उतना, या उतना से क्या कहेंगे, अधिक। जैसे कोई पापा होंगे, कह देंगे पैसा निकालने के लिए धोखड़ी से 10 रुपये निकालना, कम से कम 10 कहेगा, अधिक से अधिक कितना निकालना, 10 रुपया। तो उनका कहने का मतलब 10 रुपया तो निकालना, लेकिन 10 रुपये से ज़्यादा नहीं निकालना, मैंने उससे कम निकाल लेना। मैंने 9 रुपया भी निकाल सकता है, 8 रुपये निकाल सकता है, 10 रुपये निकाल सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं निकालना। तो जब अधिक से अधिक कहेगा, अधिक से अधिक कहेगा तो जितना कहेगा उतना, या उतना से क्या होता है, कम होता है। इस पर रिलेटेड बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। कम से कम कहेगा तो समझ जाएंगे कि जितना कहेगा उतना, या उतना से अधिक। और अधिक से अधिक कहने का मतलब होता है जितना कहेगा उतना, उतना से क्या होता है, कम। चलिए, यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग से पूछ देगा जिसकी प्रायिकता पूछे उससे घटित होने की संख्या को ऊपर रखना है, और कुल सम परिणामों की संख्या कहाँ रखना है, नीचे रखना है। यानी जिसकी प्रायिकता पूछेगा, जिसकी प्रायिकता पूछेगा उसको कहाँ रखना, उसको कहाँ रखना है, ऊपर रखना, उसको कहाँ रखना है, ऊपर। और कुल सम परिणामों की संख्या कहाँ रखना है, नीचे। जैसे पूछ देगा हम लोग से पी की प्रायिकता, किसकी प्रायिकता पूछेगा, पी की प्रायिकता। तो पी के घटित होने की संख्या को कहाँ रखेंगे, ऊपर। तो इसका संख्या क्या हो जाएगा, NP हो जाएगा। NP माने घटित होने की संख्या, कुल सम परिणाम माने NS क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा।
इतना समझना है, जिसकी प्रायिकता पूछेगा उसके घटित होने की संख्या कहाँ रखेगा, ऊपर, और कुल को कहाँ रखेंगे, नीचे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहा देगा एक थैला में काला, ब्लैक लिख दे रहे हैं, ब्लैक का गो है 4 गो, ब्लू ग्रीन कर दे रहे हैं, जी कर दे रहे हैं, ग्रीन है क्या गो 8 गो, और एगो रेड कर देंगे, आर कर दे, रेड कर देगा 10 गो। तो हमसे पूछेगा कि ब्लू रंग के गेंद की प्रायिकता बताइए, ब्लू रंग के गेंद की प्रायिकता बताइए। तो बोलिए थैला में कुल का ही गेंद हो जाएगा, तो सब एक जोड़ देंगे, और जिसकी प्रायिकता पूछेगा उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर। तो ब्लू की प्रायिकता पूछ रहा है हमसे, तो ब्लू की प्रायिकता पूछ रहा है, तो ब्लू का गो है 4 गो, तो हो जाएगा 4 बटे कुल कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 8 4 8 12 12 और 10 कितना हो जाएगा 22, माने 4 बटे कितना हो जाएगा 22, 4 बटे कितना हो जाएगा 22, काटेंगे तो 2 और 11 दूनी 22, माने 2 बटे कितना हो जाएगा 11। समझ में आ गया होगा। जिसकी प्रायिकता पूछेगा, एकदम ध्यान रखना है, जिसकी प्रायिकता पूछेगा उसके घटित होने की संख्या को कहाँ रखना है, ऊपर में, और कुल को कहाँ रखना है, नीचे में, कुल को कहाँ रखना है, नीचे में। चलिए समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि हमें समझ में आ गया है, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में।